बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है। शुवेंदु अधिकारी जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो बंगाल के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि 5 लोगों ने आज शपथ लिया है। तो ये 5 लोग कौन हैं? शुवेंदु अधिकारी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे चैनल वाले बता ही रहे होंगे। लेकिन दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और अशोक कीर्तिमान और क्षुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक, ये 4 जो नेता हैं, ये कौन है चारों पांचों लोग? तो इन्हीं के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ भैया मृगेंद्र पांडे जी हैं। नमस्कार। नमस्कार, स्वीकार करिए इनका। और शुवेंदु जी के बाद सीधे इन्हीं पर आते हैं, दिलीप घोष पर। हाँ, नहीं, सही बात है। शुवेंदु अधिकारी को सभी लोग जान रहे हैं, बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे थे, ममता बनर्जी की पार्टी से टूट कर आए और आज मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ा दिन उनके जीवन का है। उनके पिताजी भी केंद्र में मंत्री थे, भाई भी सांसद थे, तो तमाम पॉलिटिकल चीज़ें थी। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जो नए मंत्री बने बंगाल में, बीजेपी किस तरीके से। मुख्यमंत्री तो शुवेंदु हो गए, लेकिन डिप्टी सीएम इसमें से कौन कौन है? डिप्टी सीएम की तो घोषणा नहीं किया है। पहले ये था कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, उसमें अग्निमित्रा पॉल और निशित प्रमाणिक का था, उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल से। लेकिन अभी तो कुछ, जब हम वीडियो जिस समय बना रहे हैं उस समय तक डिप्टी सीएम कोई नहीं बना है। लेकिन नंबरिंग में भैया पहले तो दिलीप घोष शुवेंदु अधिकारी के बाद, उसके बाद अग्निमित्रा पॉल, मतलब सीएम जो शपथ ग्रहण का क्रम है। हाँ, तो क्रम के हिसाब से तो यही दोनों शायद हो सकते हैं अब। लेकिन मुझे नहीं लगता डिप्टी सीएम घोषित करना होता तो पहले ही कर देते कि ये 2 लोग डिप्टी सीएम है, बाकी मंत्री हैं। चलिए ठीक है, इनको मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। अब देर रात बाद कुछ हो तो नहीं। दिलीप जी के बारे में बता दीजिए। दिलीप घोष जो है बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे जब पार्टी संघर्ष के दौर में थी। हाँ। तो ये करीब 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और दिलीप घोष सांसद भी चुने गए, विधानसभा का चुनाव लड़ा। मतलब बीजेपी के बहुत कोर नेता जैसे हैं वो। हाँ। शुवेंदु अधिकारी की तरह दूसरी पार्टी से होकर नहीं आए हैं, बीजेपी के हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं और मतलब शुरू से ही बीजेपी से है। हाँ, आरएसएस के समय से जुड़े हैं और लगातार ये देखिए कि बीजेपी जो है, इनका सन मैं बता देता हूँ। दिलीप घोष जो थे 2015 से 2021 तक, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार आती, उसके बाद से ये 2021 तक जो पिछला चुनाव था तब तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद शुवेंदु अधिकारी बने और फिर अभी एक सांसद हैं वो बने। तो दिलीप घोष महत्वपूर्ण है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण चीज़ है कि आरएसएस के हैं, कोर जो बीजेपी जिन लोगों को खोज कर लाती है वो हैं और काफी सुलझे हुए नेता हैं। सबसे ज्यादा आगे रहेंगे, प्राथमिकता रहेगी इन पर। विश्वसनीय भी हैं। हाँ। बिना विवाद के हैं। इनकी ये पार्टी लाइन पर चलने वाले नेता हैं। वो लगातार ऐसा, मतलब आप समझिए कि न तो ये करप्शन के किसी मामले में इनका नाम आया, न तो किसी अतिवादी चीज़ों के बारे में कि मुसलमानों को काट दो, इस तरह के कोई बयान भी नहीं है। मतलब एकदम बैलेंस नेता है। ध्रुवीकरण नहीं करते हैं। ध्रुवीकरण ये अपने कार्यशैली से करते हैं। वोटर के बीच जाकर वोटर को अपने पाले में लाते हैं। वो बयान आधारित इनका कोई चीज़ नहीं रहा। और ये मैडम अग्निमित्रा पॉल, अग्निमित्रा पॉल तो जो है, अग्निमित्रा पॉल काफ़ी सक्रिय। वैसे आप इनके बारे में तो चुनाव चल रहा था तभी बोल दिए थे कि ये विधायक भी जीत जाएंगी और मुख्यमंत्री के रेस में भी रहेंगी। नहीं, अग्निमित्रा पॉल भी बीजेपी से ही इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की। इससे पहले फैशन डिजाइनर थी। हाँ। 2021 का इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो सयानी घोष, जिनके भाषण बहुत ज्यादा वायरल है। इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा वायरल महिला कोई थी तो सयानी घोष। तो 2021 में ही इन्होंने सयानी घोष को हरा दिया था। सयानी घोष भी अपना पहला चुनाव लड़ रही थी, ये भी पहला चुनाव लड़ रही थी। सयानी घोष एक्टिंग से आई थी, ये फैशन डिजाइनिंग से आई थी और 2021 में विधानसभा चुनाव हराया। उसके बाद जो 24 का लोकसभा चुनाव हुआ तो सयानी लोकसभा में चली गई। लेकिन अभी जो ये 2 बार की विधायक हैं, दूसरा कायस्थ आती हैं, महिला नेत्री हैं, महिला, क्योंकि महिला सीएम पिछले 15 साल से लगातार थी और फायर ब्रांड हैं, बोलने में, पार्टी लाइन पर बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं। उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 48-50 के आसपास उम्र है। राजनीतिक भविष्य बहुत ज़्यादा लंबा है। हाँ, राजनीतिक भविष्य बहुत लंबा है। और जो अग्निमित्रा पॉल हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये संगठन की भी अच्छी नेत्री हैं। जैसे ये प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो ये भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं 3 साल। उसके बाद बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष रही हैं। मतलब संगठन में भी पकड़ है उनकी और चुनावी राजनीति जब सरकार नहीं थी तो मेहनत किया है सड़क पर। हाँ, बहुत
ये ममता बनर्जी के खिलाफ मुखर रहने वाली नेताओं में है। विधानसभा में इनके जो भाषण होते थे ममता बनर्जी को सीधे अटैक करते थे, चाहे कट करप्शन मनी की बात हो या फिर जो टीएमसी के जो गुंडे हैं इनकी बात इन्होंने विधानसभा में रखा। और अभी से नहीं, पिछले 2021 से लगातार रख रही। 5 साल इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और आज उसी का परिणाम है कि वो चुनाव भी जीतती हैं और मंत्री भी बनती हैं। अब अगला नाम है अशोक कीर्तिमान जी का। ये इनके बारे में बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, इनका प्रभाव किस क्षेत्र में है, और पहली बार के हैं कि दूसरी बार के विधायक हैं और मंत्री बन गए हैं? देखिए, ये अशोक कीर्तिमान बहुत ही जैसे बीजेपी परसेप्शन पॉलिटिक्स में बहुत आगे है, तो उसके नेता हैं अशोक कीर्तिमान। ये उत्तर 24 परगना जिले में सक्रिय हैं और बनगांव उत्तर, अब आप जातिगत समीकरण देख लिए, ओबीसी से आ गए, कायस्थ आ गए, ये एससी वर्ग से आते हैं। ठीक है, दिलीप घोष, अग्निमित्रा और ये एससी से आते हैं। और खास बात यह है कि मतुआ समुदाय से आते हैं। अब आप बोलेंगे कि मतुआ कौन है, समुदाय है कौन? छत्तीसगढ़ के लोग तो समझना, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं बता दूं कि अशोक कीर्तिमान मतुआ समाज से आते हैं। मतुआ समाज बंगाल का ऐसा समाज है, ये जो है एससी में आते हैं और ये माइग्रेट होकर आए थे जब आज़ादी मिली भारत को। ये मूल रूप से हिंदू हैं और इनको इतना प्रताड़ित किया गया कि बांग्लादेश से उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता, तो वहाँ से प्रताड़ित होकर आए। करीब इनकी आबादी 10 लाख के आसपास है। 30 विधानसभा सीट में ये मतुआ समाज के लोग हैं और 11 लोकसभा सीट में इनकी उपस्थिति है। खास बात यह है कि ये इनकी जो ये वैष्णव समाज को मानते हैं। ये बंगाल से हैं वैष्णव समाज, क्योंकि देखिए भारत में वैष्णव समाज ही अधिकांश हिंदू हैं, तो उसको मानते हैं। और इन लोगों ने अपना मूल मंत्र लिखा है 3 बार, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। अच्छा, आप देखिए पश्चिम बांग्लादेश से आए हैं, वहाँ 3 बार तलाक 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 होता है, इन लोगों ने उसको शिक्षा 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 रखा। बहुत गजब और काम है। खास बात यह है कि जो सीएए हुआ, हाँ। इसमें इनके समाज के बहुत सारे लोगों के नाम वेरीफाई नहीं हो पाए, क्योंकि ये बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आए थे, तो वो नहीं हुए। और बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी वादा किया था कि ये लोग क्योंकि ये मूल रूप से हिंदू हैं, तो हिंदुओं का नाम नहीं कटेगा। जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को, अगर वो आते हैं तो उनका नाम नहीं कटेगा। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़े आदमी हैं। मतुआ समाज, सीएए और एनआरसी, इसके अलावा जो एसआईआर हुआ उसमें भी इनके बहुत सारे लोगों के नाम कट गए। फिर भी तो हाँ, अब आप समझिए कि ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव लड़ा एसआईआर पर, ये एसआईआर के हैं। ममता बनर्जी लगातार कहती रही कि सीएए आएगा तुम लोग को बाहरी कर देंगे, ये उसके प्रतिनिधि हैं। तो बीजेपी कितने बड़े लेवल पर सोचकर मंत्री बनाती है वो अशोक कीर्तिमान से पता चलता है। अब आते हैं खुदीराम टुडू। इनके पिताजी के बारे में मैं पढ़ रहा था, खुदीराम है इनके पिताजी का नाम, और वो स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत कम उम्र में इनके पिताजी को खुदीराम बोस के साथ जो है फांसी चढ़ने वालों में थे। हाँ, तो मुझे लगता है नाम जो है खुदीराम टुडू जो है, ये अभी जो रानी बांध सीट है। अच्छा। और ये ट्राइबल हैं, एसटी हो गए अशोक कीर्तिमान। हाँ। एसटी हो गए ये। और इनका चुनाव प्रचार पूरे देश में चर्चा में रहा। हमने आपने सबने वीडियो देखा कि ये प्रचार के दौरान सब्जी बेच रहे थे, हाट बाजार में बैठ गए और तराजू लेके तोलने लगे, कहीं लौकी कद्दू अलग अलग चीज़ें तोलते रहे। इनका भी एक वो रहा है कि ये खुद स्कूल के टीचर हैं और इनकी पत्नी आशा वर्कर है। देश में आशा वर्करों को बहुत कम पैसा, 2000 3000 ऐसे मिलता है, 4000। बहुत सारे हमारे यहाँ आशा वर्कर जो है काम पूरे देश में करती हैं। ये इनकी पत्नी है। मतलब आप सोचिए कि एक गरीब परिवार का आदमी, ट्राइबल आदमी, शिक्षक, और एक बड़ा मैसेज कि सिर्फ सरकार बड़े लोगों की नहीं होती है, ग्राउंडेड लोगों को भी अब सरकार में जमीनी जगह लोगों मिल को रहा भी सरकार जो है वो करती है। और ये अपने जो एसटी मोर्चा है उसके राष्ट्रीय सचिव भी रहे। तो बीजेपी ने इनको बहुत पहले पहचान लिया था। इनकी संपत्ति आप सोचिए सिर्फ 23 लाख रुपए है आज की डेट में। हालांकि ममता बनर्जी की भी संपत्ति इसी के आसपास है, लेकिन ये खुदीराम जो है 23 लाख संपत्ति रखते हैं। 68-90 हज़ार कर्ज भी है, जो इन्होंने एफिडेविट दिया था चुनाव में उसके आधार पे। और सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के बहुत अच्छे हैं, मतलब एससी और एसटी। और ये निशित प्रमाणिक जी, निशित प्रमाणिक तो इन 5 में सबसे मास्टर ब्लास्टर हैं।
कैसे? ये मोदी, ये इनकी उम्र बहुत छोटी है, मोदी सरकार में सबसे छोटी उम्र के मंत्री बने थे, केंद्रीय राज्य मंत्री। केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक। और इनकी पॉलिटिक्स, इन्होंने भी टीएमसी से शुरू किया था, लेकिन कोई खास पद नहीं था इनके पास। और ये अपना जो टीएमसी का यूथ विंग था, जिसमें अभिषेक बनर्जी थे, बाद में सयानी घोष उसकी अध्यक्ष बनी। टीएमसी से आए हैं क्या बीजेपी में? हाँ, ये भी टीएमसी से आए हैं। और इनके ये जब सांसद बने तो कांग्रेस के सांसद ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के आदमी को मोदी ने अपनी सरकार में रख लिया। तो उसकी कहानी ये है कि इनके पिताजी का जो गांव था वो बांग्लादेश में पड़ता था, और ये लोग जो है जब वहाँ से माइग्रेट होकर आए तो कूच बिहार जिले में आ गए, वहीं से सांसद भी बने ये। तो कांग्रेस ने बाकायदा पोस्टर जारी किया। पार्लियामेंट में कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा, जो उस समय असम के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, उन्होंने इनको बांग्लादेशी बताया। बहुत फायर ब्रांड है, 20-25 मामले दर्ज हैं ममता सरकार के खिलाफ जो आंदोलन प्रदर्शन किया। पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे, इस बार इनको विधानसभा दिया गया। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये जो है अभी जीते हैं। और निशित प्रामाणिक क्योंकि अमित शाह की गुड बुक के आदमी हैं, तो इनको जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पांचों की प्रोफाइल पर हमने बात कर ली अमेरिकन भैया, लेकिन इन पांचों के और आज के शपथ ग्रहण और बंगाल में बीजेपी की जीत का 2029 से क्या कनेक्शन है? यूपी इसके बाद क्यों जाना चाहिए? यूपी पर क्यों चर्चा करनी चाहिए? देश में बीजेपी आने वाले समय में कैसे होने वाली है? थोड़ा सा उधर जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी दिख जाएंगे। मैं थोड़ा सा निशित प्रामाणिक और अशोक कीर्तिमान के बारे में एक लाइन और बोल देता हूं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण डाटा है जी। निशित प्रामाणिक का आपने देखा कि बांग्लादेश कनेक्शन, अशोक कीर्तिमान बांग्लादेश का। निशित प्रामाणिक जो है वो राजवंशी समाज से आते हैं, और राजवंशी समाज कहाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है और बिहार में है। तो इनका इंटरनेशनल कनेक्शन देखिए कि इन दोनों को मंत्री बनाने से नेपाल के पास भी एक मैसेज जा रहा है, बीजेपी ने जो बनाया, देश में तो है ही, नेपाल में भी जा रहा है और बांग्लादेश में भी जा रहा है। तो ये पूरा दो हमारे पड़ोसी राज्यों से दोनों पड़ोसी राज्य हैं। नेपाल में अभी जेएनजे की सरकार बनी है, बांग्लादेश में इतनी उथल पुथल, मतलब दोनों देशों में बहुत उथल पुथल रही पिछले कुछ सालों में, तो उनके लिए भी मैसेज है। अब थोड़ा 29 के बारे में भी जो हमें देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को बता दीजिए कि 29 का क्या असर होगा बंगाल चुनाव को जीतने से। देखिए, हमने शपथ ग्रहण आज देखा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत हुए। हाँ, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मंच पर थे, और जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो पहले गए उनके पास, हाथ जोड़ा, तो योगी आदित्यनाथ ने एक गमछा निकाला और उसे पहना दिया। आप समझ जेब में लेके घूम रहे थे क्या योगी जी? योगी आदित्यनाथ जी नहीं, हाथ में लिए थे, लेकिन उन्होंने गमछा पहनाया। अब इसका असर क्या होगा आप देखिए। हम लोग अभी मैप देख रहे थे तो 22 राज्यों में एनडीए की सरकार हो गई है जी। और अब वो राज्य कौन से बचे हैं जहां नहीं है? तो आप गुजरात से लेकर बंगाल तक, उसमें सिर्फ एक झारखंड को छोड़ दें, हाँ। तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जो बीजेपी का ना हो। सेंट्रल में तो कोई 2027 में अगले चुनाव में अगले साल जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। और ये लोग, ये क्योंकि देखिए सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के बहुत बड़े लोग हैं, मैसेज पॉलिटिक्स। अब बंगाल चुनाव को देखा हमने कि बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री थे वो पहुंचे, उन लोगों ने प्रचार किया, बीजेपी सरकार के मंत्री, डिप्टी सीएम सब पहुंचे। तो ये लोग अब जब जाएंगे वहां तो बताएंगे कि बीजेपी की सरकार बनी है बंगाल में, हमने बॉर्डर को किया। बीजेपी का कोर इशू क्या है? बांग्लादेशी घुसपैठ। ये बताएंगे कि हमारी सरकार आने के बाद ये बदलाव आया, क्योंकि ये बने हैं तो कुछ काम करेंगे। और जो कोर इशू है बीजेपी के 5-6 जो मूल वादे हैं उस पर बात करेंगे। दूसरा ये लोग हैं वो ये भी बताएंगे कि हमारे स्टेट में, क्योंकि इन लोगों को वोट देने वाले मुस्लिम भी हैं, 24% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र से आते हैं अपने कीर्तिमान जी जो है, मैं डाटा निकाला था, उत्तर 24 परगना, नादिया, जलपाईगुड़ी, ये जो है मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो ये जाकर ये भी बताएंगे कि देश में मुस्लिमों को पोलराइज करने के लिए, क्योंकि बीजेपी के साथ मुस्लिमों का एक वर्ग है, और बंगाल चुनाव में भी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी जीती है। और आप देखिए कि लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल सीटों पे कैसे जीत गए, मतलब बीजेपी को मुस्लिमों ने बंगाल में वोट दिया है। तो ये जाकर बंगाल की बात उत्तर प्रदेश में करेंगे, वहाँ भी मुस्लिम वोटर है और वहाँ मेन
प्रतिद्वंदी है समाजवादी पार्टी, जो मुस्लिम और यादव वोट के सहारे अपनी जीत पक्का करना चाहते हैं, तो उसमें डेंट लगेगा। शुभेंदु अधिकारी फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हमको वोट दिया है उसके लिए काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सीधे बोलने वाले। स्टार प्रचारकों में एक और नाम जुड़ गया है। हाँ, निसंदेह ये शुभेंदु अधिकारी तो जुड़ेंगे ही, वो निशित प्रामाणिक और ये दिलीप घोष भी जुड़ेंगे, क्योंकि ये लोग हैं। दूसरा अग्निमित्रा पॉल महिला फेस हैं, देश में अभी बात हो रही थी महिला आरक्षण की लोकसभा में, तो ये उसके बाद हुए पहले चुनाव में महिला एक मंत्री इन्होंने पहली सूची में दे दिया, तो इसका भी असर महिला, ओबीसी और मुस्लिम, ये पूरे कार्ड जो है उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएंगे। तो ये सब कारण और सभी कहानियाँ जनता को बताना, दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी था मृगेंद्र भैया। और मुझे लगता है अगले वीडियो के लिए कुछ बचा के रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें बची हैं, अगले वीडियो में कुछ और बंगाल पे बात करेंगे कि बंगाल किस तरह से बदल रहा है। मुझे लगता है बंगाल नहीं, जल्दी हमको अब उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, समय नहीं है। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश चलेंगे और क्या। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बंगाल चुनाव का जो एक्सप्लेन हमने किया है, जो 5 मंत्री बनाए गए हैं, इन 5 मंत्रियों का प्रोफाइल हमने बताया, और इसका कनेक्शन कैसे उत्तर प्रदेश से किया जा सकता है, कैसे सिंबॉलिक पॉलिटिक्स हो रही है, कैसे बीजेपी अपने चुनाव को बहुत धारदार मतलब जीतने वाली राजनीति बना रही है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो कैसा वीडियो लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय जवाहर।